शशि थरूर कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमदाबाद में मौजूद हैं। थरूर साहब, आपका स्वागत है। क्योंकि चुनाव में अब तक 30% से ज़्यादा वोटिंग हो चुका है और आज का कैंपेन पूरा होगा, उसके बाद 52% जितने में कैंपेन पूरा हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है, मुद्दे जो होने चाहिए उसको उठाने में कांग्रेस कितनी कामयाब रही? देखिए, हम तो ऐसे ही मुद्दे उठा रहे हैं जो लोगों के हर दिन की ज़िंदगी पे एक असर पड़ता है। जैसे कि रोज़गार, कितने लोग को रोज़गार नहीं, हमारे युवाओं के हाल देखिए बिना रोज़गार के। जैसे कि किसानों की इनकम, मोदी जी ने वादा दिया था कि 2 करोड़ रोज़गार लेके आएंगे हर साल। ये 10 साल में 1 करोड़ रोज़गार के नष्ट हो चुका है, कोई नया रोज़गार नहीं आया। दूसरी बात है, किसानों की इनकम डबल करेगा बोला था, 10% भी नहीं बढ़ा है। तीसरे, उसने कहा था कि 15 लाख रुपए ब्लैक काला धन लेके आएंगे विदेश से, कुछ नहीं आया, किसी को भी नहीं मिला। एक मेक इन इंडिया कह दिया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी जीडीपी का भाग था 13% अभी 10% से अब कम हो गया है। मतलब यह है कि हर विषय पे जो लोगों की भलाई के विषय है, सारे पे विफलता ही हुई है भाजपा सरकार के। नोटबंदी लेके आए लोगों का, उस वक्त एसएमई छोटे छोटे एंटरप्राइज सारे बंद हो गए, बहुत लोग को बहुत कठिनाइयाँ महसूस हो गए। 80% हमारे भारतवासियों को उनके तनख्वाह या उनके इनकम कम हो चुके हैं 10 साल में। 80%, ये तो स्टडीज़ है, इसमें कोई तर्क नहीं कर सकेंगे। तो इन लोगों की हालत सोचिए, अगर आप बाज़ार जाते थे कुछ खरीदने के लिए, अपने घर के लिए, खाने के लिए, और आज कुछ सालों के बाद उसी बाज़ार में जाके आप ये सब देखते हैं कि मेरे जेब में पैसे नहीं ये सब खरीदने के लिए जो मैं खरीद रहा था, तो लोग क्या सोचेंगे हमारे सरकार के बारे में। तो हम इसी मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं। मोदी जी मुसलमान को लेके आते हैं, क्या क्या जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा भी नहीं है वो सब कह के उसका अटैक कर रहे हैं। औरंगज़ेब की बात, 350 साल पुराने की बात, या 2047 में अमृतकाल आने वाला है। तो आज के आप बताइए 2014 से 24 तक क्या किए हैं, उस विषय पे वो लोग बात करना नहीं चाहते हैं। लेकिन थरूर साहब, ये सब कुछ होने के बावजूद भी, चलिए मान लेते हैं नोटबंदी ब्लंडर था, मान लेते हैं जीएसटी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हुआ, मान लेते हैं किसानों की आय डबल नहीं हुई, मान लेते हैं इन्फ्लेशन बढ़ा, ये सब कुछ होने के बावजूद भी जो मतदाता है, जो देश का नागरिक है, वो कांग्रेस पर क्यों भरोसा नहीं करता है? मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो दक्षिण भारत में जो देखा हूँ, हमें क्लीन स्वीप आने वाला है। केरला में और तमिलनाडु में सारे सीट हम और हमारे इंडिया अलायंस सारे सीट जीतेंगे। दूसरे इलाके में हम देख रहे हैं कि जहां हमने पिछले बार बहुत विफलता हुई, हमारे सिर्फ 0 सीट 6 राज्यों में, 1 सीट 3 राज्यों में, 2 सीट 2 राज्यों में, ये सब तो उससे बेहतर, बहुत बेहतर होने वाला है ये हर प्रदेश में। गुजरात में भी हमें लग रहा है कि हम ये 0 पे नहीं रहेंगे। और बाकी सारे स्टेट्स में जो हम देख रहे हैं, ये जो पहले 2 चरण में जो हमारे फीडबैक मिल रहे हैं वोटर्स से, हमारे लिए जो वोट देने के लिए तैयार थे वो बहुत आवेश से आके वोट किए हैं। और जो भाजपा के जो स्ट्रॉन्ग समर्थन करने वाले थे पिछले 2 इलेक्शन में, वो इस बार घर से बाहर नहीं निकले वोट देने के लिए। क्यों? मेरे ख्याल में क्योंकि वो शायद कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहते थे, लेकिन भाजपा को भी उनको कोई नहीं मिला उनको वोट देने के लिए। राम मंदिर की बात कीजिए, हिंदुत्व की बात कीजिए, लेकिन यह क्या सरकार की प्रथम जिम्मेदारी ये सब है क्या? लोग जानते हैं राम मंदिर के बाद जो भी खुश थे राम मंदिर को बनाने के बाद, वो फिर सोचें कि हमारे जेब में क्या है, हमारी ज़िंदगी में क्या अनुभव है, हमें क्या मिला है इस सरकार से। और ये भी सरकार की जिम्मेदारी है दूसरे लोगों की भलाई। सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं है कि मंदिर बना दे, वो तो करेंगे ही, वो तो अलग बात है, लेकिन उसके लिए आप वोट मांग रहे हैं, हिंदुत्व कह के वोट मांग रहे हैं, औरंगज़ेब कह के दूसरों के खिलाफ वोट मांग रहे हैं, लेकिन आप आज के बारे में लोगों की ज़िंदगी में किस किस्म के रोज़गार, किस किस्म की अर्थव्यवस्था एक जीवा, ये सब कुछ बोल नहीं सकेंगे बीजेपी। तो ये है मुझे लग रहा है कि आप देखेंगे कि मतदाता हमें ही दे देंगे। देखिए, राम मंदिर की बात निकली, आपको लग रहा है कि तब कांग्रेस को वहाँ जाना चाहिए था, क्योंकि बैठे बिठाए बीजेपी को आप लोगों ने मौका दे दिया? देखिए, मैं भी हिंदू हूँ, मैं लिखा हूँ किताबें हिंदू धर्म के बारे में। मैं मंदिर जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए, मैं मंदिर नहीं जाता हूँ कोई राजनीतिक अवसर के लिए। ये तो एक राजनीतिक फंक्शन था, प्रधानमंत्री क्या करें। मैं जब मंदिर जाता हूँ मैं पुजारी को देखता हूँ, प्रीस्ट को देखते हैं। हमारे केरल में तो बहुत गर्व से, बहुत रेवरेंस से हम जाते हैं मंदिर के अंदर।
यहाँ राजनीतिक मंच पे सारे फिल्म स्टार्स बैठे हैं, सारे बड़े बड़े राजनेता बैठे हैं और प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इसमें तो कांग्रेस पार्टी में क्या लेना देना है? हम तो जाएंगे सही, लेकिन चुनाव के बाद, और जब कोई राजनेता की ज़रूरत नहीं है। हम तो साधारण हिंदू धर्म के एक विश्वासी के बारे में। मेरा सर सवाल वही था, क्योंकि देखिए आप नहीं गए, आपकी जिस प्रकार की आस्था थी उसको लेकर नहीं गए, आपकी आस्था है फिर भी नहीं गए क्योंकि आप जो बिलीव करते। लेकिन आपकी भी तो पॉलिटिकल पार्टी है, आपको भी तो आइडिया था कि ये मुद्दा पॉलिटिकल बनेगा, सामने चुनाव आ रहा है, तो तब डिसीजन लेने में कुछ गलती किया। देखिए कांग्रेस एनजीओ तो है नहीं, है तो पॉलिटिकल पार्टी, आप भी राजनेता हैं और स्वाभाविक तौर पे जो भी चीज़ें होती हैं उसमें पॉलिटिक्स तो होता ही होता है, तो तब राजनीति को समझना जरूरी नहीं था। आप सोचिए कि किसकी पॉलिटिक्स जीत रहे थे। अगर हम जाके ये, जैसे कि एक सिनेमा में नरेंद्र मोदी स्टारिंग हीरो है और हमारे तो छोटे एक्स्ट्रास के रोल होंगे साइड पे बैठ के इसको ताली बजाने के लिए, उसमें क्या राजनीतिक बेनिफिट मिलेंगे हमको? ये भी आप सोचिए ना। अगर आप राजनीतिक बेनिफिट के बारे में बोल रहे हैं तो मोदी जी को समर्थन देने में हमें क्या राजनीतिक बेनिफिट है? हम अलग किस्म की तरह से। सर वो तो राम मंदिर का समर्थन था ना, मोदी का समर्थन थोड़ा था। लेकिन कौन ले रहे थे क्रेडिट इसके लिए? भाजपा मोदी जी को ये प्राण प्रतिष्ठा करवा के वो दिखाना चाहते थे कि ये हमारी जीत है, तो उसमें हम भाग नहीं लेंगे। हम मंदिर जाएंगे बहुत रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ, वहाँ जाके प्रार्थना करने के लिए वो जाएंगे। सारे कांग्रेस में जितने भी हिंदू हैं उनके मन में तो नेचुरली अगर एक अच्छा मंदिर कहीं भी बने। मैं भी बहुत सालों से कह रहा, मुझे काशी विश्वनाथ देखना था। मुझे पता है कि बहुत सारे चीज़ें बदल गए हैं वहाँ, देखना था। मैं जब मंत्री था और मैं नेपाल गया तो ऑफिशियल विजिट में मैं ज़रा सा टाइम अलग लेके मैं पशुपतिनाथ टेम्पल गए, क्योंकि मैं हिंदू भी हूँ। मैं पर्सनल लीजिए, मैं इसको कोई पब्लिसिटी करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगा। मैं तो एक मंत्री था, लेकिन फिर भी इसमें तो मैं कोई राजनीतिक बेनिफिट के लिए नहीं जाता, मैं एक विश्वासी के रूप में जाता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप विश्वास को आप लेके राजनीति बनेंगे तो आपके विश्वास का क्या असलियत है? हिंदू धर्म कहते हैं कि आप और आपके ब्राह्मण, आपके देवता के बीच में जो बंधन है ये एक पर्सनल व्यक्तिगत बंधन है। ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते हम। आपको पता है कि जैसे कि मुसलमानों उनके प्रार्थना कुल मिला के इकट्ठे लोग करते हैं, पर हिंदू धर्म में हम घर पे भी अकेला पूजा कर सकते हैं। आपको मालूम है कि हमारे धर्म अलग है भाई। हम लोगों को दिखाने के लिए बड़ा फंक्शन करके मंच बिठा के 5,000 लोगों को बिठा के प्रधानमंत्री काम करना, ये तो मेरे ख्याल में ये हिंदू धर्म नहीं है। माफ़ कीजिए, मैं तो इसमें कभी मेरा मन बदलने वाला नहीं हूँ। ये तो एक राजनीतिक अवसर था नरेंद्र मोदी जी का, और उसमें कोई भी दूसरे जन को इसमें भाग लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने पहले सवाल में, आपके पहले बयान में आपने बताया कि वोटिंग कम हो, उसमें बीजेपी को हिट करने वाले लोग नहीं गए वोट करने के लिए और कांग्रेस के लिए नहीं दिया उन्होंने वोट। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है बीजेपी को लेकर नागरिकों में नकारात्मकता बढ़ी हो, लेकिन कांग्रेस के प्रति आकर्षण या कांग्रेस के प्रति प्रेम नहीं बढ़ा है? नहीं, देखिए बहुत जगह में लोग कांग्रेस के लिए वोट करने के लिए भी आए थे। मैं कह रहा था कि जहाँ बीजेपी के स्ट्रॉन्ग एरियाज थे, जिस इलाके में भाजपा को बहुत बड़ी मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा पिछले 2 बार मिले थे, वहाँ लोग के वोट कम हो गए। तो मैं कांग्रेस वोटर्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस वोटर्स तो बहुत हैं और बहुत लोग ज़्यादा भी आए, लेकिन बीजेपी वोटर्स को ये ऊर्जा नहीं लगे, ये एंथुजियाज्म नहीं हुई कि हम इस बार भी आके बीजेपी को वोट दें। ये तो बीजेपी को पूछना पड़ेगा अपने आप को कि ये क्यों हुआ, क्योंकि आप लोगों को कारण नहीं दिए हैं आपको तीसरी बार मौका देने के लिए। थरूर साहब, मैं प्रधानमंत्री भी गुजरात का दौरा करके गए, अमित शाह भी कल गुजरात का दौरा किया। हर कोई यही सवाल उठाने लगा है कि कांग्रेस की, मान लो एक बार की कांग्रेस की एनडीए की सरकार बनती है, मेजोरिटी में आती, तो प्रधानमंत्री कौन होगा? और दोनों इसी प्रकार से पूछते हैं, नरेंद्र भाई भी पूछते हैं, अमित भाई भी जो भीड़ होती है वहाँ पूछते हैं कि कांग्रेस को पूछिए उनका प्रधानमंत्री कौन। बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का यही अंतर है कि एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, पूरा देश कहते हैं मुझे चुन लीजिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्टी लड़ती है, पार्टी कहती है कि पार्टी हमारे विश्वास, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी सोच, इसके लिए वोट दे दीजिए। आपको पता है कि हमारे देश में स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सिर्फ वाराणसी के लोग नरेंद्र मोदी को वोट दे सकते हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी पूरा देश में कैंपेनिंग करते हैं मेरे लिए वोट दे दीजिए।
लेकिन असलियत ये नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को वोट कर रहा है, अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी में आपके प्रतिनिधि के लिए आप वोट कर रहे हैं, जिसकी पार्टी, जिसकी विश्वास के बारे में आप समर्थन देना चाहते हैं। तो ये अलग सिस्टम होते हैं। मोदी जी हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को चला रहा है जैसे वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन ऐसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम चाहते हैं, और ये तो कोalition गवर्नमेंट होने वाला है, हमारे तो कोalition गवर्नमेंट ही होगी, एक पार्टी की नहीं होगी। सारे कोalition के नेताओं इकट्ठे बैठ के किसी को चुन लेंगे। क्या 1996 में आप देवेगौड़ा के बारे में सोच के वोट किए थे? कोई नहीं। क्या 2004 में कोई भी वोट देने वक्त सोचे होंगे कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे? फिर भी दुनिया के एक सबसे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री बन गया वो, और अच्छी तरह से सरकार चलाया। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब वक्त आएगा, उम्मीदवार भी आएंगे, कोई प्रश्न नहीं है, और हमें अच्छा प्रधानमंत्री दे सकेंगे। लेकिन हमारे सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में, एक प्रधानमंत्री एक फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है। ये कभी नहीं कि जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि मोदी जी मैं करके सब कुछ उनके नाम पे हो रहा है। आप रेलवे स्टेशन जाइए तो मोदी का कियोस्क, कहीं और मोदी की गारंटी, राशन में आपको चावल मिले तो इनका पिक्चर छपाना, ये सब मेरे ख्याल में बहुत अलग किस्म की बात है, जो हमारे देश में नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है। तो आखिरी बात इस विषय पे मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अंत में हम चाहते हैं क्या, कि हमारे लोकतंत्र को बचाएं। ये लोकतंत्र नहीं जब वन मैन रूल चल रहा है देश में। लोकतंत्र में सब लोग की राय सुनना चाहिए, सब लोग की राय सुन के, सब लोग के सबको मतलब हक दे के, उनके अभिप्राय सब सुन के बाद आप तय कीजिए जो कुछ करना है और आगे बढ़ाइए। इस किस्म के सरकार चलाना, जो सिर्फ मनमोहन सिंह जी के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, वाजपेयी साहब के देखिए, वो भी कोalition चला है, 26 पार्टी थे वाजपेयी साहब के कोalition में, और लोग उसका पहले कुछ सालों के बारे में कहता है कि बहुत अच्छा चला है उसने। तो इस किस्म के आदमी हमारे तरफ से क्यों नहीं आ सके? लेकिन सर देखिए, इंदिरा जी के टाइम पे भी, इंदिरा सरकार लोग बोलते थे, इंदिरा जी के टाइम पे इमरजेंसी लगाई गई तो हर किसी को पूछ के तो लगाई गई नहीं थी, सभी सांसदों को तो पूछा नहीं था। अब मोदी जब अकेले डिसीजन लेते हैं या मोदी सरकार कहा जाता है, तब आपको आपत्ति होती है। मोदी अकेले डिसीजन लेते, अकेले फेस बनते। लेकिन इंदिरा जी का भी यार इसी प्रकार का भी तो था, इमरजेंसी भी तो आधी रात को लगी थी, किसी को पूछे भी नहीं। लेकिन मोदी जी भी इमरजेंसी के खिलाफ बोल रहे थे। मैं तो इमरजेंसी के बारे में उनके खिलाफ लिखा हूँ, मेरी किताबें तो हैं, आप पढ़ सकेंगे। तो मैं कहता हूँ कि जो कुछ उस ज़माने में हुआ था वो शायद ठीक नहीं था, इमरजेंसी मेरे ख्याल में ठीक ही नहीं था। लेकिन हमारे देश में जो भी हो रहा है आजकल, वो बिना इमरजेंसी डिक्लेयर करके इमरजेंसी चला रहा है मोदी साहब ने। आप माध्यमों में आपका अनुभव देखिए, लोगों को अगर आप फ़ोन करके पूछेंगे बातें, वो लोग कहेंगे फ़ोन पे बोलना मुझे डर है, पता नहीं क्या क्या सरकार सुन रही है। इस किस्म का देश में रहना चाहते हैं लोग? क्या भय में रहना चाहते हैं, डर में रहना चाहते हैं? या आप हमारे जो एक लोकतंत्र था पहले, जब सब अपनी राय बता सकें, मीडिया बिल्कुल आज़ाद थे हमें सरकार के खिलाफ लिखने के लिए, बोलने के लिए, इस किस्म के लोकतंत्र था भारत। अब मेरे ख्याल में यही होना चाहिए भविष्य में भी। आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन सच्चाई है कि कम से कम मेरे केस में तो एक भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि मैं सिस्टम के खिलाफ न बोला हूँ या न बोल पाया हूँ। सर पिछले खास करके दूसरे तब फिर से देखा गया है, 3 चीज़ें नरेंद्र भाई बोलते हैं, और वो आरक्षण को लेकर है कि कांग्रेस लिख कर दे कि ओबीसी का आरक्षण कम नहीं होगा, मुस्लिम को संपत्ति नहीं दी जाएगी, इस प्रकार की बातें। और वो बार बार कांग्रेस को उकसा भी रहे हैं कि कांग्रेस बोले, कांग्रेस स्पष्टीकरण करे, कांग्रेस गारंटी दे। कांग्रेस क्यों गारंटी नहीं देती है? क्योंकि वो उदाहरण देते हैं कर्नाटका का कि देखिए वहाँ मुस्लिमों को आरक्षण दिया माइनॉरिटी में गिनवा कर। देखिए, पहली बात यह है कि हमारे देश में कई साल से 2 किस्म के आरक्षण हैं, केंद्र आरक्षण और राज्य में स्टेट असेंबलीज के आरक्षण। इस बार हमारे चुनाव किस चीज़ के लिए? लोकसभा के लिए। आप मांगते हैं कि जो कुछ हमारे मैनिफेस्टो में नहीं लिखे हैं उसके बारे में हम चर्चा की। क्यों? हम तो मैनिफेस्टो के ऊपर हम लोगों को दिखा रहे हैं कि इस विषय पे हम लड़ रहे हैं, हम ये सब करना चाहते हैं, 5 न्याय लेके आना चाहते हैं, महिलाओं के लिए महालक्ष्मी स्कीम, युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप स्कीम, पेपर लीक के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, किसानों के लिए ये करेंगे, श्रमिकों के लिए ये सब करेंगे। जब ये सब हम बोल रहे हैं, उनको कुछ बोलना नहीं आता, इसलिए वो जो नहीं है उस मैनिफेस्टो में उसके बारे में वो लोग पूछ रहे हैं। देखिए, हम भी ऐसे पूछ सकते हैं कि मोदी जी आप इसके बारे में बोले, उसके बारे में बोले। मोदी जी को जवाब दे सकते हैं कि हमने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, क्यों बोलूं? तो हम भी यही जवाब देते हैं, जो हम नहीं लेते हैं हम इसके ऊपर अकाउंटेबल क्यों हो जाओ?
केंद्र सरकार में अब तक कोई भी चर्चा भी नहीं हुई है आरक्षण को बदलने के लिए किसी किस्म की तरह से। हमारे जो अभी केंद्र आरक्षण है सारे केंद्र सर्विसेज में, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है केंद्र में। एक एक राज्य में उनके चरित्र अलग है, उनके राजनीतिक इतिहास अलग है, और 2-3 मेरे ख्याल में कर्नाटक, तमिलनाडु, शायद केरला, सारे कांग्रेस सरकार नहीं किया। उसमें कुछ राज्यों में ओबीसी कोटा में मुसलमान भी शामिल किए हैं, लेकिन ये तो एक स्टेट का डिसीजन है, वहाँ तो कोई राजनीतिक विवाद नहीं था, ये सारे मान के ही किया था। केंद्र सरकार में हम अच्छी तरह जानते हैं क्या किस किस्म के राजनीतिक विवाद होंगे, इसलिए हम इस विषय को उठाया भी नहीं, तो इसके बारे में क्यों पूछ। यानी कि केंद्र में सरकार बनती है तो कांग्रेस स्टेट वाला मॉडल इंप्लीमेंट नहीं करेगी जो कर्नाटक में किया है। लेकिन कर्नाटक में ये आप हमसे क्यों पूछे, ये तो सारे पार्टी कुल मिला के एक एग्रीमेंट करके किए थे। तो सब आपकी ऑथोरिटी तो आपकी पार्टी थी उस वक्त, लेकिन तमिलनाडु में डीएमके था और एडीएमके था, केरल में कम्युनिस्ट भी थे, तो ये सब एक पार्टी की बात नहीं है, सारे कंसेंसस के साथ करते हैं। जैसे हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए कांग्रेस अब तक सारे पार्टीज को ले आके ही कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया है, तो अगर इसमें कोई विवाद है तो होने वाला नहीं है, तो क्यों पूछें। हम तो ऐसे विषय को कभी उठाए नहीं है। ये फेयर है क्या कि जो मैंने कभी नहीं बोला उसके बारे में आप मुझे पूछ रहे हैं। मैं कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा हूँ कि मैं ये इस विषय को उठाया नहीं, तो मोदी जी का क्या हक पूछने के लिए मैं इसके बारे में बोलूँ। सर देखिए, मैं बीजेपी की वकालत नहीं कर रहा हूँ और करनी भी नहीं चाहिए एक जर्नलिस्ट को, लेकिन आप जब बात कर रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है, हमने कभी बोला नहीं है, तो इसी प्रकार से बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहीं पर भी संविधान को बदलने की बात नहीं, लेकिन कांग्रेस का हर बड़ा नेता यही बयान देता है कि देखिए उनकी सरकार फिर से आएगी 400 के पार, उसके लिए कि ये लोग संविधान में चेंज करना चाहते हैं। 400 पार का क्या मतलब है, नहीं तो क्योंकि हमारे देश में अब तक जब भी 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सब में सारे पार्टी कुल मिला के बड़ी कंसेंसस, बड़ी मेजॉरिटी के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किए, किसी के खिलाफ नहीं किया अब तक। ये 400 पार क्यों करना चाहते हैं? एक दो भाजपा के उम्मीदवार जैसे ज्योति मिर्धा राजस्थान में, जैसे ये क्या नाम है अनंत कर्नाटक में, 3-4 भाजपा के उम्मीदवार ने कहा हमें 400 की ज़रूरत है संविधान को बदलने के लिए। हम उनको ही कोट कर रहे हैं यार। आप लोग स्टेट वाला मामला है ना सर, वो स्टेट में बोल रहे हैं। नहीं, ये सारे लोकसभा के उम्मीदवार हैं, थे। अनंत का तो टिकट कटवा दिया उसके बाद, ये बोलने के बाद, लेकिन ज्योति मिर्धा भी लड़ रही है। और सिर्फ वो नहीं, 2 और नाम है मुझे याद नहीं है, 4 लोग ऐसे बोले हैं। हाँ, वो जो गोविल जो है, जो राम का एक्टर था, वो भी यही कहा है। तो अगर बीजेपी के उम्मीदवार का मन में ये है कि 400 हमें चाहिए संविधान बदलने के लिए, उसका मतलब क्या? इसलिए हम पूछ रहे हैं, ये हमारे मन में नहीं आया, ये उनको सुन के हम पूछने लगे हैं। हमारे तरफ से जब हम कुछ नहीं बोले इसके बारे में, तो मोदी जी उसकी ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिस विषय पर हमने सोचा भी नहीं। लेकिन हम जब इसके बारे में पूछ रहे हैं, ये विषय उनके मुंह से निकले हैं, उनके लोगों के मुंह से। 370 वाला जो मामला है वो भी तो बता रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है कि सरकार बने यूपीए की, इंडिया गठबंधन की, तो 370 जो हटाई गई उसको फिर से लाना चाहते हैं। देखिए, हमने क्या कहा है, 370 के टाइम पे हमने ये, मैं खुद पार्टी के लिए बोला था लोकसभा में। हमारे लाइन सिर्फ ये थे कि हम मान लिया कि 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था, कॉन्स्टिट्यूशन के हेडिंग भी था ये टेम्पररी प्रोविजंस। नेहरू जी भी कहा था ये टेम्पररी प्रोविजन है, लेकिन इसको बदलने का या हटाने का एक तरीका भी होती है। आप क्या करते हैं, आप प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर करते हैं, विधानसभा को आप डिसॉल्व करते हैं, आपके गवर्नर से पूछते हैं क्या कश्मीर इसमें समर्थन देंगे, और गवर्नर कहते हैं हाँ मैं समर्थन दे रहा हूँ, और एक व्यक्ति जो कश्मीरी भी नहीं है पूरा कश्मीर के नाम पे बोल के एक पूरा बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को बदल लेता है। ये मैंने कहा, पार्लियामेंट के भीतर भी कहा, ये ठीक नहीं है, ये हमारे देश के लिए भी बुरा है, क्योंकि जो आज आप कश्मीर में किए कल कहीं भी कर सकेंगे। अगर आपको तमिलनाडु में अच्छा नहीं लगा, आप ऐसे ही कर सकेंगे, प्रेसिडेंट्स को बुलाइए, असेंबली को डिसॉल्व कीजिए, और आपका गवर्नर से पूछे हाँ क्या तमिलनाडु तैयार है कि 2-3 में बांट के यूनियन टेरिटरी बन जाए, और गवर्नर कहते हैं जी हजूर, और आप करते हैं। ये अच्छा नहीं होगा हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए। इसलिए मैंने कहा कि जो तरीका आपने इस्तेमाल किया ये बुरा है। डिसीजन सही है, तरीका गलत था।
डिसीजन सही के बारे में दूसरे राय भी हो सकते हैं, लेकिन वो तो उस वक्त का चर्चा था। उसके अभी कितने साल हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हो रही है। मैं तो इसके ऊपर दूसरा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक चीज़ अब समझना चाहिए कि हमने जो कहा ये उनके तरीका के बारे में था, और हमने कहा कि ये करना ठीक नहीं है, ये बहुत बहुत बुरा प्रेसिडेंट है हमारे देश के लिए। लेकिन नरेंद्र भाई ने कल ये भी कहा कि गोधरा कांड को लेकर जब यूपीए की सरकार थी, लालू यादव ने जिस प्रकार की कमेटी बनाई थी, जो दोषी थे, जो जिम्मेदार थे, उनको बचाने के लिए बनाई थी, क्योंकि तब सरकार आपकी पार्टी की थी, लालू मिनिस्टर थे, लालू प्रसाद यादव। आपसे जानना चाहता हूँ उस बयान को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो जो भी इस रिपोर्ट के बारे में जानता हूँ, एसआईटी रिपोर्ट में लालू जी का कोई भी रॉन्ग इन्फ्लुएंस के बारे में कहीं नहीं लिखा है। कोई भी मंत्री, रेल मंत्री या कोई और मंत्री, इसमें बिल्कुल भाग नहीं लिए। इंडिपेंडेंट न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन थे हमारी तरफ से, और जो भी हम न्याय के बारे में बोल रहे हैं अंत में तो कोर्ट से ही तय किए ना। इसमें तो कोई मंत्री का इन्वॉल्वमेंट मैं तो सुना भी नहीं, पहले पढ़ा भी नहीं। मुझे पता नहीं कि किस बुनियाद पे ये आरोप आ रहा है आजकल, मैं नहीं जानता हूँ। मैं आपसे ही पूछूंगा कि मोदी जब ये कहते हैं कि सिर्फ बिहार में जाके इतने साल के बाद ये कहने की ज़रूरत थी। आपको मोदी जी का खेल बहुत अच्छी तरह मालूम है साहब। मोदी जी 2014 और 24 के बीच में इतना विफलता की है सारे विषय पे कि उनके बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए ये 22 साल पहले की बात जो लालू वाली बात है, या 300-350 पहले की बात जो औरंगज़ेब की बात है, ये आने वाले 25 साल के बाद की बात जो अमृतकाल, ये सब करने के अलावा आज के बारे में बोलिए। आपके 10 साल के रिकॉर्ड को आप डिफेंड कीजिए। आप लोगों की ज़िंदगी में क्या भलाई ले सकेंगे आज और कल, ये बताइए। ये बताने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनका कोई कहानी बाकी नहीं है। दे हैव लॉस्ट द नैरेटिव। तो यही बात है कि आप वो लोग गोल पोस्ट बदल के दूसरे विषय पे बोलना चाहते हैं। अंत की ओर जा रहा हूँ। कितनी उम्मीद है, कितनी सीटें मिल सकती हैं इंडिया गठबंधन को, क्योंकि फासला बहुत बड़ा है। 19 जिस प्रकार की लीड थी और जहाँ पर यूपीए थी, फासला बहुत बड़ा है। देखिए, मैं तो आंकड़ा नहीं बताना चाहता हूँ। मैं क्रिकेट फ़ैन हूँ, मैं क्रिकेट में भी कोई स्कोर नहीं बताते हैं। मैं कहता हूँ कि जीत इनकी होगी या हार इनकी होगी, बस। मैं ये कहूँगा कि हमें एनडीए से ज़्यादा तो मिलने वाला है। हम जो भी देख रहे हैं आज का खबर से कि भाजपा 200 से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाले हैं, और उनके जो गठबंधन है ज़्यादा पार्टीज नहीं है। बहुत लोग के पीछे पड़ा, लेकिन वो लोग नहीं आए, अकाली दल, बीजेडी वगैरह। इसलिए भाजपा को उस लेवल पे पहुंचेंगे जहां उनको सरकार नहीं बन पाएंगे। और बाकी जो पार्टीज है, मेरे ख्याल में जो इंडिया अलायंस में है और जो इंडिया अलायंस से बाहर है, वो लोग कुल मिला के आराम से सरकार बनाएंगे, जैसे हमने पहले भी देखा हमारे देश के इतिहास में। ये कोई अनप्रेसिडेंटेड बात नहीं है। और ये होने के बाद मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि इंडिया गठबंधन लोगों को चुन के एक अच्छी सरकार बनाएगी हमारे देश के लिए। और जो 10 साल में हम सारे बुरी चीज़ें देखें, इसको बदल के एक नया क्या बताऊँ, एक नया उम्मीद, एक नया आशा, एक नया होराइजन हमारे देश के लिए ले आएंगे। शशि थरूर खुद क्या चाहते हैं? क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आपको लग रहा है अब उनमें वो मैच्योरिटी आ गई प्रधानमंत्री बनने वाली? देखिए, अब हर पार्टी के प्रतिनिधि को पूछेंगे तो अपनी ही पार्टी के लोगों के बारे में बोलेंगे। मैं तो सिर्फ राहुल जी और खड़गे जी के बारे में बोल सकता हूँ। किसी और से पूछिए तो उनका नेता के बारे में बोलिए। ये सारे नेता एक साथ बैठ के तय करने दीजिए। मैं तो यहाँ कौन हूँ तय करने वाला? तो छोड़ दीजिए। अंत में कोई आप मुझे बताइए, आप 96 में सोचे थे कि देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बन जाएगा, अब 2004 में सोचे कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन जाएगा। वक्त आएगा, आदमी भी आएगा, देखते हैं। क्योंकि आप राजनीति का बहुत गहरा अभ्यास रखते हैं, हम तो विद्यार्थी हैं और राहुल गांधी को करीब से जानते हैं, उसके लिए पूछ रहा हूँ, उनमें अब वो क्वालिटी है जिसको चला पाए, प्रधानमंत्री बन पाए? अरे क्यों नहीं, उनकी सिंसेरिटी के बारे में कोई डाउट नहीं, उनकी बुद्धि के बारे में कोई डाउट नहीं, लोगों की तरफ, लोगों के साथ बैठ के उनके साथ काम करने के। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि हमारे नारा जो है यह है कि मैं नहीं हम, ये हम सारे लीडर्स एक साथ बैठ के काम करेंगे। ये नहीं होगा कि एक आदमी जैसे मोदी साहब मैं करके सब कुछ एक आदमी के नाम पे कर रहे हैं। इतना बड़ा देश में ये नहीं चलेगा। ये बड़ा देश में बहुत लोग की राय सुननी चाहिए, बहुत आवाज़ के लिए स्पेस देने चाहिए, और हमारे बहुत स्वरता बहुत महत्वपूर्ण है भारत में, और इसके लिए हम एक साथ खड़े हों।
आपसे बात करने की एक मजा भी है। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि देखिए आपने देवगौड़ा जी की बात की और वो उस हो रहा था कि हर 2 साल में चुनाव आ जाता था, क्योंकि खिचड़ी सरकार बोलते थे हम लोग, अल्पजीवी सरकार होती थी। तो मान भी लेते हैं कि इंडिया गठबंधन एनडीए से ज़्यादा वोट बैठकें लेके आती, तो उसकी क्या गारंटी कि वो स्टेबल गवर्नमेंट होगी? आपका अभ्यास क्या कहता है? बस गारंटी है इतिहास के। वाजपेयी साहब कोalition गवर्नमेंट चलाया 26 पार्टी के 6 साल। गिरी भी थी उनकी 2 बार, सरकार 2 बार गिरी भी, 13 दिन 13 महीना। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी चला तो 6 साल। मनमोहन सिंह जी 20 साल में 20 पार्टी की कोalition कराए, 10 साल आराम से। आप तो 5 साल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, 5 साल तो हम बिल्कुल रहेंगे एक साथ, क्योंकि हमें पता है कि भाजपा वापस आएगा तो देश के हित में नहीं है, देश के लिए, जनता के लिए बहुत बुरा होगा। इस कारण के लिए हम सब एक साथ रहेंगे ही।